संयोगिता हरण भाग 2। पृथ्वीराज तो सेवक के वेश में कविचंद के पीछे खड़े ही थे। जयचंद की यह बात सुन वे भी गुस्सा हो गए। हालांकि उन्होंने खुद को बहुत संभाला, परंतु उनकी आंखें बदल गई। उनकी यह हालत देखकर जयचंद के मन में संदेह हो गया कि शायद पृथ्वीराज भी चंद के साथ है। परंतु वे मन ही मन सोचने लगा कि पृथ्वीराज जैसा प्रतापी पुरुष कविचंद का सेवक बनकर मेरे यहाँ क्यों आएगा। इसी बीच एक घटना और भी घट गई। कुछ दासियां पान लेकर दरबार में आई। उनमें कर्नाटकी भी थी। कर्नाटकी की यह प्रतिज्ञा थी कि पृथ्वीराज के अलावा और किसी के सामने घूंघट नहीं काढ़ूंगी। जैसे ही वह आई और उसकी नजर पृथ्वीराज पर जा पड़ी, वैसे ही तुरंत उसने घूंघट काढ़ लिया। यह देखकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके मन में संदेह हो गया कि कविचंद के साथ किसी न किसी वेश में पृथ्वीराज जरूर ही इस दरबार में उपस्थित है। यह संदेह सबके मन में अचानक उत्पन्न हो गया। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे। बहुत लोगों ने तो साफ साफ कह दिया कि इन सबको पकड़कर रखना चाहिए, परंतु जयचंद ने सबको रोक दिया। कविचंद के इशारे में ही कर्नाटकी को समझा दिया कि यह काम तुम खराब कर रही हो। कविचंद का इशारा समझकर कर्नाटकी ने तुरंत माथा खोल दिया। जब उसे इस बारे में पूछा गया तब उसने उत्तर दिया कि कविचंद पृथ्वीराज के अंतरंग साथी है। मैं उनकी आधी इज्जत रखती हूँ और इसीलिए एक बार घूंघट डालकर फिर उतार दिया। हालांकि उस समय बात दबी रह गई, परंतु जयचंद ने मन का संदेह दूर नहीं हुआ। उसने हालांकि कविचंद की बहुत खातिर की और बहुत आदर से नगर के पश्चिमी भाग में उसे रुकवाकर और उनका जितना हो सके उतना अतिथि सत्कार किया। फिर भी उसने अपने लोगों को कविचंद के साथियों पर नजर रखने की आज्ञा दे दी। उन लोगों ने जयचंद को समाचार दिया कि कविचंद के साथ उसका एक विचित्र नौकर है, जिसके ठाट बाट, रहन सहन और शान शौकत कविचंद से भी ज्यादा है। पृथ्वीराज हालांकि नौकर बनकर कन्नौज गए थे, परंतु वे अपने ठहरने की जगह पर उसी राजसी ठाट बाट से रहते थे तथा दूसरे सामंत और सरदार उनसे वहां राजा के समान ही व्यवहार करते थे। एक दिन पृथ्वीराज बहुत ठाट बाट से ऊंचे आसन पर बैठे थे। जयचंद एक दूत ने देख लिया और उसको यह समाचार दे दिया कि कविचंद के साथ पृथ्वीराज भी जरूर आए हैं। जयचंद के मन में तो पहले से ही संदेह था, परंतु अब उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया। उसने अपने खास सैनिकों को तैयार होने के लिए कहा और राजकवि चंद को विदाई देने और उसका सत्कार करने के बहाने बहुत सारा धन, रत्न, हाथी घोड़े लेकर कविचंद के रुकने के स्थान की ओर रवाना हुआ। उसने अपने सैनिकों को समझा दिया कि देखना, कविचंद का कोई भी साथी भागने नहीं पाए और सब के सब पकड़ लिए जाए। जयचंद जब अपने साथियों सहित कविचंद के पास पहुंचा तब थोड़ी देर तक तो शिष्टाचार की बातें होती रहीं। इसके बाद कविचंद ने पृथ्वीराज को जयचंद को पान देने के लिए कहा। कवि की आज्ञा पाकर पृथ्वीराज ने तुरंत ही पान जयचंद के आगे लाकर रख दिया, परंतु बाएं हाथ से। जयचंद नौकर वेशधारी पृथ्वीराज की यह ठिठाई देखकर जल भुन गया, परंतु ऊपर से प्रसन्नता दिखाता हुआ पृथ्वीराज को गौर से देखने लगा। इसी तरह के और भी काम हुए, परंतु जयचंद ने उस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पृथ्वीराज ने इस ढंग से अपना वेश बदल रखा था कि जयचंद गौर से बार बार देखने पर भी उन्हें पहचान नहीं सका था। यही सोचकर आगे पीछे हो रहा था कि यदि मैंने कुछ गड़बड़ की और कविचंद के साथ पृथ्वीराज नहीं हुए तो अपमानित और लांछित होना पड़ेगा। इसी तरह सोचते विचारते जयचंद बिना कुछ गड़बड़ किए ही अपने राजमहल में लौट गए और मंत्री सुमंत से बोले, पृथ्वीराज को पकड़कर जरूर ही मार डालना चाहिए। इससे संयोगिता की आशा खत्म हो जाएगी और एक शत्रु हमेशा के लिए संसार से चला जाएगा। सुमंत ने उन्हें बहुत समझाया। उसने कहा, यह कभी भी संभव नहीं है कि इतने बड़े प्रतापी राजा पृथ्वीराज कविचंद के नौकर बनकर आएंगे। उन्हें ऐसी क्या जरूरत आ गई है? इस बारे में कविचंद से ही पूछना चाहिए। आशा है कि वे झूठ नहीं बोलेंगे।
यह बात जयचंद को पसंद आ गई। उसने कविचंद को बहुत आदर से बुलवाया और उससे पूछा कि क्या पृथ्वीराज तुम्हारे साथ है। कविचंद ने बहुत ही ओजस्विनी भाषा से पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी सुनाते कह दिया कि वे इस समय कन्नौज में ही हैं। उनके साथ 11 लाख योद्धाओं को बात ही बात में मार गिराने वाले 1100 सैनिक तथा सामंत भी हैं। इतना सुनते ही जयचंद ने कविचंद को तो विदा कर दिया और सुमंत को तुरंत सेना तैयार करने की आज्ञा देकर खुद अपने महल में चला गया। थोड़ी ही देर बाद जयचंद के भांजे सहसमल की अधीनता में बहुत सारे सेना पृथ्वीराज के ठहरने के स्थान को घेरने के लिए चल पड़ी। पृथ्वीराज तथा उनके सामंतों ने भी यह समाचार सुना। तुरंत ही लंगरी राय भी युद्ध के लिए पृथ्वीराज की ओर से आगे बढ़ा। उसने बहुत वीरता से युद्ध किया। सहसमल मारा गया और लंगरी राय भी मारे गए। इस युद्ध में जयचंद मंत्री सुमंत भी मारा गया। भांजे तथा राजमंत्री की मृत्यु और हार का हाल सुनकर जयचंद और भी क्रोधित हो उठा। उसने अपनी हिंदू और मुसलमान सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी और खुद भी युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। युद्ध शुरू हो गया। इस बार पंगुराय ने सेनापति का भार ग्रहण किया। पृथ्वीराज पंगुराय पर युद्ध का भार सौंपकर खुद नगर देखने के लिए चले गए। सामंतों ने पृथ्वीराज को अकेले नहीं जाने देना चाहा, परंतु पृथ्वीराज उनका कहना ना मानकर घोड़े पर सवार होकर कन्नौज नगर के गंगा किनारे वाले एक महल के पास जा पहुंचे। इस महल से स्त्रियां झांक झांक कर युद्ध भूमि का हाल देख रही थी।